मतलब क्या हो जाता है, बांटना। और कोशिका का विभाजन, कोशिका अपने जैसे ही कोशिका बनाती है, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन। अब ये दो तरह का हो रहा है, समसूत्री और एक होता है अनुसूत्री। माइटोसिस इंग्लिश में ज्यादा याद रखना है, रोज तो अपन हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक के बारे में मैंने ज्यादातर जगह क्या किया है, इंग्लिश यूज किया है। हिंदी का यूज बहुत ही क्या करना है, कम, क्योंकि देखो इंग्लिश में बोलोगे तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज याद करने में भी आसानी रहेगी। बाकी पूर्वा, मध्य, अंत्य, पश्या ऐसे बोलोगे मजा नहीं आएगा। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था, अपने इंग्लिश ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, समसूत्री माइटोसिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सम मतलब क्या होता है, समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र, यानी ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहे, गुणसूत्रों की संख्या समान रहे। अब इंसान की हर कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र कितने हैं, इसे हम द्विगुणित कहते हैं। द्विगुणित क्यों कहते हैं कि ये जो 46 गुणसूत्र है ये जोड़ों में, यानी अपने शरीर की हर कोशिका के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। अगर जोड़े बनाऊं तो मतलब कितने हो जाएंगे, जोड़ा मतलब जानते हो कौन सा, चंबल का दो एक साथ होते उसे क्या बोलते हैं, जोड़ा। अब इसका मतलब ये हो रहा है 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र जो है 23 जोड़े में होंगे, और ये कोशिका जब विभाजित होकर एक से कितनी बनाएगी, दो बनाएगी, इन दोनों में भी गुणसूत्र कितने होंगे, 46 होंगे। यानी गुणसूत्रों की संख्या सेम बनी रहेगी, इसलिए इस विभाजन का नाम क्या है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में नए गुण बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि गुणसूत्र वो के वही रहेंगे। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले ये समझ लो समसूत्री विभाजन, इसमें दो चीजें हैं, ये तो है केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य, और सबसे बाहर ये जो लाइन बनाई है ये कोशिका झिल्ली। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है कि ये एक सेल साइकिल का भाग है। सेल साइकिल का मतलब होता है कि एक कोशिका से नई कोशिका बनने तक की पूरी क्रिया कहलाती है सेल साइकिल, सेल साइकिल। और इसमें सबसे पहले होता है कोशिका तैयारी करती है, कहीं ब्याह बनता है, कहीं शादी वादी होती तो शादी तो क्या 2-4 घंटों में हो जाती है, एक ही दिन में काम हो जाता है, जीवन ईमन सब एक ही दिन में हो जाता है। लेकिन उसकी तैयारी करने में लगभग महीने 2 महीने भी लग जाते हैं। बैंड बाजे वाले से, टेंट वाले से, हलवाई से, दुनिया भर के लोगों से क्या करनी पड़ती है, संपर्क करना पड़ता है। इसके अलावा पिताजी को तो 2 साल पहले पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, यानी तैयारी में बहुत ज्यादा समय लगता है, और शादी एक ही दिन में हो जाती है। कोशिका विभाजन भी ऐसे ही, तैयारी में बहुत टाइम लगेगा, मेकअप करना पड़ेगा, बहुत सजावट वगैरह, और विभाजन बहुत ही कम टाइम में, कुछ घंटों के अंदर ही विभाजन खत्म। तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, इस अवस्था का नाम है इंटरफेज, अंतरावस्था, हिंदी में अंतरावस्था, और या इंग्लिश में बोलो तो इंटरफेज। कोशिका की वह अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है क्या कहलाएगी, इंटरफेज। तैयार होती मतलब मेकअप करती है। तैयार होने का मतलब क्या है, तैयार होने का मतलब है कि आगे सेल डिवीजन के लिए उसको क्या चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको डीएनए आरएनए चाहिए, तो प्रोटीन डीएनए आरएनए बनाने की जो अवस्था है वो कौन है, इंटरफेज। हर कोशिका विभाजन से पहले क्या होगी, तैयार होगी, उस अवस्था का नाम इंटरफेज। इंटरफेज के बाद शुरू होगा पहले केंद्र का विभाजन, फिर किसका होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। पहले केंद्र का बंटवारा होगा, पहले केंद्र के एक से क्या होगा, आधा आधा, और फिर क्या होगा बंटवारा। जान लो किसी के घर में होता है, पहले कहते घर की पाती करो, फिर खेत की पाती बाद में की, पहले घर की कर लेते। वैसे ही यहाँ क्या होगा, पहले केंद्र का विभाजन होगा, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक विभाजन, यानी कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। इसकी 4 अवस्था है, अभी कभी याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले प्रोफेज, सबसे पहली अवस्था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हिंदी में पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। मजा नहीं आएगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, PMAT ऐसे भी याद कर सकते हो, चारों अवस्था है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोफेज अवस्था शुरू होगी, ये रनिंग प्रोसेस है अवस्था के, इसमें 2-3 चीजें होगी, 3 पॉइंट है, अभी कभी याद हो जाने चाहिए। प्रोफेज अवस्था में सबसे पहला काम क्या होगा, आप किसी चीज को बांटना चाह रहे हो, संतरा बांटना है, पहले छिलके को क्या करना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा। छिलका हटाने के बाद ही तो संतरा आधा दिन बटेगा, डायरेक्ट बांट दोगे। तो पहले क्या होगा, इस केंद्र के ऊपर एक केंद्रक झिल्ली होती है, ये बड़ा हुआ प्रोक्यूरेटिव। सबसे पहले वो केंद्रक झिल्ली टूटने लगेगी,
तो मैंने ये पूरी की जगह क्या कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन कर दी, यानी केंद्रक झिल्ली क्या हो रही है, टूट रही है। पहले टूटने लगेगी और फिर टूट जाएगी। इस प्रोपेज में भी आप बड़ी क्लास में जाकर पढ़ोगे तो इसमें भी दो रूप है, अर्ली और लेट, यानी पहले शुरू हुई और फिर खत्म हो गई। यानी इस अवस्था में पहला काम क्या होगा, केंद्रक झिल्ली का टूटना, केंद्रक झिल्ली का टूटना। दूसरा काम तरकु तंतुओं का निर्माण। अब ये तरकु तंतु क्या होते हैं, आपने पांचवें पार्ट के अंदर तारक काय नाम का एक टॉपिक आया होगा, तारक काय, वो तरकु तंतु बनाता है। वो तरकु तंतु क्या करता है, गुणसूत्रों को आधे आधे बांटने में और अलग अलग जगहों पे ले जाने में हेल्प करता है। तो वो तरकु तंतु कहाँ बनेगा, प्रोफेज अवस्था में ही बनेगा। बनेगा कौन, तारक काय। ठीक है, दो काम हो गए। तीसरा काम, गुणसूत्र जो पहले से बिखरा पड़ा था क्रोमोसोम की तरह, बिखरा हुआ था बिल्कुल धागे की जाल जैसा, अब वो पास पास में चिपक कर गहरा होता था और एक्स आकृति ले लेता है। गुणसूत्र जब गहरे होने लग जाते हैं, पास में चिपक जाते हैं, वो अवस्था भी कौन सी है, प्रोफेज। तो अवस्था के तीन गुण कौन से हो गए, केंद्रक झिल्ली का टूटना, तरकु तंतुओं का निर्माण और तीसरा गुणसूत्रों का गहरा होना, क्रोमोसोम का गहरा होकर गुणसूत्र बनना। तीनों चीज याद हो गई, वापस रिपीट करेंगे, याद हो जाएगी। प्रोफेज के बाद कौन सी है, मेटाफेज। बस एक पॉइंट याद रखना है कि मेटाफेज के अंदर गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं, बीच में, बीच वाली लाइन पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। सारे गुणसूत्र कहाँ ले लिए, बीच में। अगर किसी को वाकई में सेल डिवीजन देखना हो, गुणसूत्र देखने हो, इसमें देखेंगे माइक्रोस्कोप, इसमें देखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो सबसे बेस्ट अवस्था कौन सी है, मेटाफेज। अध्ययन के लिए, अध्ययन यानी देखने के लिए, गुणसूत्रों के देखने के लिए सबसे बेस्ट ये, क्योंकि इसमें गुणसूत्र बीचों बीच रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, इनको आसानी से माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। मेटाफेज का काम खत्म। एक ही बात याद रखनी है कि गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं, बीच में लाइन पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आ जाओ आगे, एनाफेज। एनाफेज में गुणसूत्रों का अर्ध सूत्रण होगा। अर्ध यानी गुणसूत्र आधे आधे हो जाएगा। एक गुणसूत्र एक्स के जैसा ही है, वो एक्स के जैसा है, वो क्या हो जाएगा, आधे आधे गुणसूत्रों में बढ़ जाएगा। और आधे आधे गुणसूत्रों में बढ़ने के साथ साथ एक काम और होगा, तरकु तंतु उन आधे आधे गुणसूत्रों को दो विपरीत ध्रुवों की ओर ले जाने लग जाएंगे, आधों को ऊपर आधों को नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपको पता है, गुणसूत्र ही आगे जाके क्या बनाएगा, केंद्रक बनाएगा वापिस। तो गुणसूत्र धीरे धीरे आधे होंगे तभी तो बनेगा। तो गुणसूत्र एनाफेज में क्या होगा, गुणसूत्र आधे बढ़ने लगते हैं, तो आधे बढ़ने के साथ साथ वो तरकु तंतुओं की सहायता से विपरीत ध्रुव पे चले जाते हैं। अब लास्ट अवस्था पर कौन सी वाली, टीलोफेज। अब टीलोफेज अवस्था में आने के बाद एक बात ध्यान रखनी है, जो प्रोफेज में पढ़ा है उसका सब उल्टा कर दो। प्रोफेज में तीन बातें पढ़ी थी। पहली बात क्या थी, कोशिका झिल्ली टूटने लगती है, यहाँ कोशिका झिल्ली वापिस बनने लग जाएगी। ठीक है, दूसरा काम, तरकु तंतु बने थे, यहाँ वापिस गायब हो जाए, नष्ट हो जाए। तीसरा काम, यहाँ गुणसूत्र क्या हुआ था, चिपक कर घेरा हुआ था, या गुणसूत्र वापिस बिखर के पहले जैसी हो जाएगा क्रोमोसोम की तरह। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये जो टीलोफेज है ये प्रोफेज की क्या है, उल्टी है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? यानी यहाँ तक आते आते, कहाँ तक, टीलोफेज तक आते आते एक केंद्र के कितने केंद्र हो जाएंगे, दो। कोई डाउट तो नहीं, कैसे हुए दो? अब दो होने के बाद घर की पाती तो हो गई। अब बाहर चलते हैं। केंद्र के बाद चारों ओर कौन है, कोशिका द्रव। तो आपको पता है कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरिप्लवक, राइबोसोम, ये जितने आपने पांच चैप्टर पढ़े वो सारे कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग। तो अब कोशिका द्रव को आधा आधा बांटना है, आधा आधा बांटना है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव विभाजन। लेकिन ये दो तरह से होता है। यहाँ तक का काम तो चाहे जंतु हो या पौधे हो, दोनों में सेम है। यहाँ तक का काम तो क्या है, यानी केंद्रक विभाजन तो क्या है, दोनों में सेम है। लेकिन जब कोशिका द्रव के विभाजन की बारी आती है तो वो जंतुओं में अलग टाइप से होता है, इसमें एनिमल सेल यानी जंतुओं की कोशिका में, अपनी कोशिकाओं में, और पादपों में अलग टाइप से होता है। तो मैं दोनों ही टाइप बता रहा हूँ। एक बार टीलोफेज होने के बाद, टीलोफेज जैसे ही खत्म होने लगेगी वहां पर दूसरा काम चालू हो जाएगा, कौन सा, कोशिका द्रव का विभाजन। और इसमें अगर वो एनिमल सेल है यानी इंसान की या जानवरों की कोशिका है, इंसान में जानवर की, और अपने अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, एनिमल। एनिमल मतलब जानवर, मान लेना है। तो एनिमल सेल पाई जाती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, एक खाज विधि आएगी, खाज विधि। इसे कौन सी विधि बोलते हैं, खाज या विदलन, खाज या विदलन। इसमें क्या होता है कि ये जो कोशिका झिल्ली है ये दोनों ओर से अंदर की ओर धंसने लगती है।
ये दिख रहा है डंबल जैसा बन गया। और ये अंदर जाते जाते धीरे धीरे क्या करेगी और बढ़ेगी, पहले थोड़ी सी जाएगी और फिर धीरे धीरे क्या होगी और ऐसे बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते वापस लास्ट में क्या होगा आपस में टच हो जाएगी। और यहाँ जैसे ही वो एक दूसरे की टच होगी कोशिका द्रव आधा आधा बढ़ जाएगा और एक कोशिका की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये तो होता है एनिमल में, ठीक है। और अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में काम अलग है। प्लांट में क्या होगा, बीचों बीच से एक छोटी सी प्लेट बनना स्टार्ट होती है। इस प्लेट का नाम है सेल प्लेट। सेल प्लेट कोशिका भित्ति विभाजन बोलते हैं। सेल पट्टिका, कोशिका पट्टिका लिखी, कोशिका पट्टिका लिखी। सेल प्लेट मतलब पट्टी, एक पट्टी बनना स्टार्ट होती है। ये पट्टी जो है इधर भी बढ़ती है और इधर भी बढ़ती है, दोनों ओर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते किससे टच हो जाएगी, कोशिका झिल्ली से। जब दोनों ओर ये कोशिका झिल्ली से टच हो जाएगी फोन आ रहा है, कोशिका द्रव 2 भागों में बढ़ जाएगा और इससे भी कितनी कोशिका बन जाएगी। यानी एक चीज क्लियर होगी कि अगर वो समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें एक कोशिका की कितनी बनती है, 2 बनती है। और दोनों में गुणसूत्र संख्या उतनी ही रहती है जितनी किसमें थी पहले थी। जो कोशिका विभाजन में भाग ले रही है उसे हम जनक सेल बोलते हैं। कौन सी, जनक या मात्र कोशिका। इंग्लिश में बोलो तो पेरेंटल सेल या मदर सेल, पेरेंटल सेल या मदर सेल। और जो पैदा हुए उन्हें हम डॉटर सेल कहते हैं। संतति कोशिका या पुत्री कोशिका, डॉटर सेल्स। तुम बोलोगे सर पुत्र कोशिका क्यों नहीं कहते, नहीं बोला तो नहीं बोला, पुत्री कोशिका बोला तो पुत्री मान लो। समझ में आ गया, मदर सेल्स डॉटर सेल्स। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये तो बंद करो। अब विभाजन अर्ध मतलब आधा और सूत्र मतलब गुणसूत्र। अपनी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र है। इस विभाजन में लाइफ में कितने रह जाएंगे, 23। अब होगा क्या, और एक कोशिका से 4 बनेगी, कैसे बनेगी वो सब कुछ अपने को देखना है। इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होगा। फर्स्ट बार होगा जिसे हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, फर्स्ट। उसके अंदर क्या होगा, पहले ये कोशिका तैयारी करेगी इंटरफेज के अंदर। जब तैयार हो जाएगी, तैयार होने के बाद पहली अवस्था कौन सी आएगी, प्रोफेज फर्स्ट। ये सबसे लंबी होगी, प्रोफेज में भी लंबा टाइम लगता है। इसके अंदर वापस 5 अवस्थाएं, लेकिन वो बड़ी क्लासों में आती है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, वो भी सुन लेना। 3 पॉइंट तो आपको पता है। पहला पॉइंट कौन सा, गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली टूटने लगती है। दूसरा, तंतु तंतुओं का निर्माण होता है। तीसरा, गुणसूत्र घेरे होने तक। ये 3 बातें आपको पता है। चौथी बात क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एक स्पेशल अवस्था पाई जाती है जिसका नाम है पैकेटिंग। ठीक है, आपको अवस्था का नाम याद नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ एक क्रॉसिंग ओवर नाम की एक घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग मतलब है क्रॉस करना, जीन विनिमय। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के कुछ टुकड़े इधर उधर हो जाते हैं, गुणसूत्र के कुछ हिस्से क्या होते हैं, अदला बदली हो जाते हैं। उस अदला बदली होने के कारण इंसान के अंदर या जीवों के अंदर नए नए गुण पैदा होते हैं। समझ में आ रहा है किसके कारण, क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। गुणसूत्र के कुछ हिस्से इधर उधर हो जाते हैं जिससे नए नए गुण पैदा हो। इसलिए अपन अपने माता पिता के कभी भी फोटोकॉपी नहीं होते, अपने में हर बार कोई कोई नए गुण होंगे। ठीक है, अब यहाँ प्रोफेज के बाद आएगी मेगाफेज, यानी गुणसूत्र कहाँ जाएंगे, बीच में जाएंगे एक पट्टी पे। मेगाफेज के बाद आएगी एनाफेज प्रथम, जिसमें गुणसूत्र आधे आधे हो जाएंगे, 2 ध्रुवों पे जाने लग जाएंगे। एनाफेज के बाद आएगी टेलोफेज प्रथम, इसके अंदर गुणसूत्र आधे आधे जो दोनों ध्रुवों पे चले गए हैं वो इकट्ठे होकर एक केंद्रक के रूप में बदल जाएंगे। केंद्रक झिल्ली वापस बन जाएगी, तंतु तंतु गायब हो जाएंगे, गुणसूत्र वापस बिखर कर क्रोमेटिन में बदल जाएंगे। ये तीनों घटनाएं प्रोफेज की उल्टी हो जाएंगी। फिर इसके बाद सेल कोशिका विभाजन होगा, चाहे पादप कोशिका चाहे जंतु कोशिका। कोशिका द्रव 2 भागों में बढ़ जाएगा और कितनी कोशिका बन जाएगी, 2। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, पहले 46 थे, यहाँ आता है कितने हो गए, 23 हो गए। अगर मैं एक बार और चलाऊं इनको तो 23 के आधे वापस क्या हो जाना चाहिए, 11.5। अरे ये होना चाहिए ना। अगर 23 है, मान लो अब 23 है, इसका मतलब ये वापस कोशिका विभाजन को आगे बढ़ा दी कोशिका है, तो इसके अंदर कितने गुणसूत्र अभी 23। अगर ये एक कोशिका की 2 होगी और इसकी भी कितनी होगी, 2 होगी, तो 23 के 11.5 हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो विभाजन है कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड,
ये किसके जैसा होता है? समसूत्री के समान होता है। कहने को तो सूत्री लेकिन होता किसके समान है? समसूत्री। यानी गुणसूत्रों की संख्या इस पहली वाले स्टेप में आधी हो जाती है, अब आधी नहीं होगी। अब 23 की आगे वापस कितनी होगी? 23 ही रहेगी। कोशिकाएं जरूर एक की 2 हो जाएगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या किसके बराबर रहेगी? 23 के बराबर रहेगी। फर्स्ट की बार सिंगल थी, अंतिम रूप से 23 तक ही रहेगी। तो और यहाँ क्या होता है? सेम ही है, ये भी वही चारों स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और ये वाली भी ऐसे ही करेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये दोनों ही कोशिकाएं विभाजन में आगे बढ़कर एक से कितनी बदल जाएगी? 2 में बदल जाएगी। तो शुरू में अपने पास कोशिका थी 1, उस 1 की पहले कितनी हुई? 2 से वापस कितनी हो गई? 4। तो टोटल एक कोशिका से कितनी मिली अपने को? 4। जो फर्स्ट में भाग ले रही थी पेरेंटल सेल, जनक कोशिका, उसके अंदर गुणसूत्र कितने थे? और इंसान की बात करें तो कितने थे? 46। और इस एक से जो 4 बनी, इसके अंदर गुणसूत्र कितने? 23। तो गुणसूत्र मात्र कोशिका के क्या हो गए? आधे हो गए। उसे 2n सेल बोलते हैं, इसे n सेल बोलते हैं, द्विगुणित होगा गुणित। तो गुणसूत्र की संख्या आधे हो गए, और आधे होने के कारण ही इस गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। कोई डाउट है क्या? क्या बातें ध्यान रखनी है अर्धसूत्री विभाजन में? पहली चीज, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र मात्र कोशिका से बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। ऐसा विभाजन जिसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना पाई जाती है, जिसमें नए नए गुणों का विकास होता है, जो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी के कारण आधे, आपको पता है कि अपन नहीं बोलते आधे गुणसूत्र, आधे गुण माता से आ रहे हैं, आधे पिता से आ रहे हैं। एक बात बताओ, अगर समसूत्री विभाजन से अगर आ रहे होते तो 46 ही पिता से आते और 46 ही माता से, तो अपने अंदर कितने हो जाते? 92 हो जाते। लेकिन अपने अंदर 92 नहीं है, अपने अंदर भी कितने? 46। इसका मतलब मम्मी से आए थे तब भी आधे होके आए थे, और पापा से आए थे तब भी आधे होके आए थे। यानी मम्मी और पापा से जो कोशिकाएं आगे आकर अपना निर्माण कर रही है। आपको पता है, पढ़ा होगा आपने कि पिता से तो शुक्राणु और माता से अंडाणु। तो वो जो शुक्राणु और अंडाणु आ रहे हैं बनके, वो शुक्राणु और अंडाणु इस विभाजन से बने। कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री से। और इसी के कारण पिता से आने वाले शुक्राणु में भी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और माता से आने वाले अंडाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और वो आधे आधे मिलकर वापिस यहाँ क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। 23 और 23 मिलकर वापिस क्या हो जाते हैं? 46। यानी अपने अंदर जो 46 गुणसूत्र है, उसमें से आधे किसके हैं? पिताजी के, और आधे किसके? माता जी के। दोनों मिलकर अपने अंदर 46 गुणसूत्र। इसका मतलब एक चीज फाइनल होगी कि हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहती है। इंसान चाहे कितनी पीढ़ियां आगे बढ़ जाए, लेकिन उसकी कोशिका में हमेशा गुणसूत्र कितने रहेंगे? 46 ही रहेंगे। इसका कारण कौन है? अर्धसूत्री। समझ में आ गया कि आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? अर्धसूत्री। क्लियर है? चलो, ये हो गया आपको।